हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल AR मैथ क्लासेस में। आज के इस वीडियो में हम अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि समीकरण है क्या। चर और अचर के मध्य ऐसा समानता सूचक संबंध जो चर के किसी विशेष मानों को या किन्हीं विशेष मानों को संतुष्ट करता है, समीकरण कहलाता है। देखिए क्या लिखा गया है, चर होगा और अचर होगा, इनके मध्य एक ऐसा समानता सूचक संबंध जो चर के किन्हीं विशेष मानों को संतुष्ट करता है। संतुष्ट करने से अर्थ ये होता है कि चर का वह मान जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएं। जैसे एग्जाम्पल लेते हैं, 2x - 10 = 0। ये आपका एक समीकरण है। इसमें देखिए समानता सूचक संबंध आपका है, एक ये बायां पक्ष है और ये आपका दायां पक्ष है। इस समीकरण में सिर्फ कितने चर हैं? एक चर हैं और चर की घात कितनी है? 1 है। तो अगर x बराबर हम 5 रख दें तो देखिए जो आपका लेफ्ट हैंड साइड होगा वो क्या हो जाएगा, 2x ऋण 10, ये हो जाएगा 2 × 5 - 10 और 10 - 10 = 0। और यही क्या हो गया, राइट हैंड साइड। यानी x = 5 के लिए ये समीकरण के दोनों पक्ष क्या हो गए, बराबर हो गए। यानी बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष। और चर के जिस मान के लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर होंगे वही समीकरण का क्या होगा, हल होगा, या वही समीकरण का मूल होगा। तो हमने एक ऐसा समीकरण देखा जिसमें एक ही चर है और चर की घात 1 है, और ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो, ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। उसे रैखिक समीकरण कहते हैं। इसको हम पहले बहुपद में भी पढ़ चुके हैं कि ऐसा बहुपद जिसमें चर की घात 1 हो उसे हम रैखिक बहुपद कहते हैं। अगर चर की घात 2 होती है बहुपद में तो उसे द्विघात बहुपद कहते हैं, और समीकरण में अगर चर की घात 2 हो तो उसे हम द्विघात समीकरण कहेंगे। जैसे x² + 5x + 6, ये एक ऐसा समीकरण है जिसमें चर की घात 2 है, तो इसलिए इसे क्या कहेंगे, द्विघात समीकरण। इसी प्रकार 3 घात ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 3 हो उसे हम त्रिघात समीकरण कहेंगे। यानी बहुपद की तरह सेम है। और यहां भी देखिए अगर बराबर को हटा दिया जाए तो ये भी क्या है, ये आपका द्विघात बहुपद है। यानी कोई भी बहुपद होगा उसको बराबर 0 या कोई वास्तविक संख्या लिख दीजिए तो वही बहुपद क्या कहलाएगा, समीकरण कहलाएगा। तो इस प्रकार आपने देखा कि समीकरण क्या है और समीकरण के मूल या हल क्या है। किसी भी समीकरण में चर का वह मान जिसके लिए समीकरण के दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, अर्थात वह समीकरण को संतुष्ट करे, उसी को हम समीकरण का हल या समीकरण के मूल कहते हैं। अब तक तो हमने देखा एक चर वाला समीकरण। अब हम देखते हैं ये आपका 2x + 5y = 18। ये एक ऐसा समीकरण है जिसमें कितने चर हैं, 2 चर हैं। x और y 2 चर हैं और दोनों की घातें कितनी हैं, 1 घातें हैं। हमने आपको बताया कि ऐसा समीकरण जिसमें चर की घात 1 हो उसे हम क्या कहते हैं, रैखिक समीकरण। तो ये रैखिक समीकरण तो है, लेकिन इसमें कितने चर हैं, 2 चर हैं। तो ये क्या होगा, 2 चरों वाला रैखिक समीकरण या 2 चर वाला रैखिक समीकरण। 2 चर वाला रैखिक समीकरण। तो हमें फिलहाल जो हमारे सिलेबस में है वो 2 चर वाला रैखिक समीकरण है। आपको 2 चर वाला रैखिक समीकरण देगा और 2 समीकरण देगा। उन 2 समीकरणों को हल करके आपको चर के मान ज्ञात करने हैं। तो चर के मान को ज्ञात करने के लिए आपके पास टोटल 4 विधि है। एक ग्राफ विधि है, दूसरी प्रतिस्थापन, विलोपन और बज्रगुणन। तो फिलहाल आज हम ग्राफ विधि पढ़ते हैं।
तो यहाँ हम एक समीकरण देखते हैं 3x + 2y = 13। इसमें कितने हैं? 2 चर हैं और प्रत्येक चर की घात 1 है, तो ये आपका 2 चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया। उसके नीचे हम एक और समीकरण देखते हैं 4x + 3y = 18। यहाँ भी 2 चर है और प्रत्येक की घात 1 है, तो दूसरा भी क्या है? 2 चरों वाला रैखिक समीकरण। तो ऐसे 2 या 2 से अधिक ऐसे समीकरण, 2 या 2 से, यहाँ कितने समीकरण हैं? 2 समीकरण हैं। तो 2 समीकरण हो या 2 से अधिक समीकरण हो जिनमें 2 या 2 से अधिक अज्ञात चर हों, ऐसे समीकरणों को हम युगपत समीकरण कहते हैं। तो युगपत समीकरण बार बार आपसे पूछा जाएगा कि युगपत समीकरण का हल ज्ञात करिए, तो आपके दिमाग में ये होना चाहिए कि युगपत समीकरण कहते किसे हैं। फिर से देख लीजिए कि 2 या 2 से अधिक ऐसे समीकरण जिसमें 2 या 2 से अधिक अज्ञात चर हों, ऐसे समीकरणों को हम युगपत समीकरण कहते हैं। अभी हमने जस्ट आपको पहले बताया कि किसी भी युगपत समीकरण को या दो समीकरण कम से कम हैं तो उसको हल करने की कितनी विधियां हैं? 4 विधियां। तो पहली विधि हम ग्राफ विधि देखते हैं। तो ग्राफ विधि में क्या करते हैं? पहले हम पहला समीकरण लेते हैं, इसको हम समीकरण 1 मान लेते हैं और इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो ग्राफ विधि में जब आप समीकरण को हल करते हैं तो पहले हम पहले समीकरण का ग्राफ खींच लेते हैं अपने कॉपी में, फिर दूसरे समीकरण का ग्राफ खींच लेते हैं। तो पहले हम समीकरण का ग्राफ देखते हैं। तो 3x + 2y = 13 या 2y = 13 - 3x या y = 13 - 3x/2। ये मिला आपको। अब देखिए इसमें 2 चर हैं, एक x है और एक y है। आपको ना x मालूम है ना y मालूम है। इन 2 समीकरणों में एक कॉमन हल होता है, वही आपको ज्ञात करना है। तो आप क्या करेंगे कि x का मान अपने आप रखेंगे। अगर x का कुछ मान रखेंगे तो y का मान आपको प्राप्त होगा। तो हम एक कॉलम बनाते हैं, एक तरफ x लिखते हैं ऊपर और नीचे की तरफ क्या लिखते हैं? y। लेकिन आप ध्यान रखिए कि x का कुछ भी मान रखेंगे तो उसके संगत y का मान आपको मिलेगा। लेकिन प्रयास ये करिए कि x के आप वही मान रखिए कि जिसके लिए y आपको पूर्णांक ज्ञात हो। तो देखिए यहाँ से अगर x बराबर आपने 0 रखा तो ये 13 है। 13 - 3 × 0 0 हो जाएगा। तो 13 - 0 13 आएगा और 13/2 ये एक संख्या पूर्णांक नहीं है, तो इसलिए x = 0 नहीं रखते हैं। आप x = 1 रख दीजिए। जब आप x = 1 रखेंगे तो देखिए y का मान कितना आएगा? 13 - 3 × 1/2 ये हो जाएगा 13 - 3/2 और 13 में से जब आप 3 निकालेंगे तो ये हो जाएगा 10/2 और ये आ जाएगा 5। तो इस प्रकार जब आपने x बराबर 1 रखा तो y का मान कितना प्राप्त हुआ? 5। अब आप x = 2 रख दीजिए। देखिए डायरेक्ट यहां देखते हैं, जब x = 2 रखेंगे तो 3 × 2 6 हो जाएगा और जब 6 होगा तो 13 - 6 फिर 7 आ जाएगा। यानी x का मान अगर आपने सम रखा तो विषम में से सम घटाएंगे तो आपको विषम ही प्राप्त होगा और विषम संख्याएं आप 2 से विभाजित नहीं कर पाइएगा। तो x बराबर सम आप रखिए ही मत। अभी आप फिलहाल क्या रख दीजिए? एक और संख्या रख देते हैं 3। जब x बराबर 3 रखेंगे तब देखिए y का क्या मान प्राप्त होगा? 13 × 3 नहीं 13 - 3 × 3/2 ये हो जाएगा 13 9/2 और ये हो जाएगा 4/2, ये आ जाएगा आपका 2। तो जब आपने 3 रखा तो y का मान क्या आया? 2। 4 रखने पे पूरा कटेगा नहीं, आप 5 रख दीजिए। x = 5। जब x = 5 रखेंगे तो ये क्या होगा? 5 × 3 5 × 3 15 आ जाएगा और 13 - 15 = -2 और -2/2 क्या हो जाएगा? -1। देखिए हम डायरेक्ट कर रहे हैं। यहाँ जब आप 5 रखिएगा x = तो ये 13 - 3 × 5/2
और ये 13, 3 × 5 = 15, यानी ये आएगा -2/2, कट के क्या आना है आपका -1। आप 3 या 4 पॉइंट ले लेते हैं, जैसे 3 हो गया, एक आध और ले लेते हैं। आपने 1 लिया, 3 लिया, 5 लिया, कुछ मान आप धनात्मक लीजिए और कुछ मान ऋणात्मक ले लीजिए, एक आध दो मान। तो x = आप -1 रख लीजिए, x = -1। जब x = -1 रखेंगे तो -3 × -1, तो -3 × -1 करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 13 + 3 16 हो जाएगा। देखिए यहाँ जैसे आप यहाँ 13 - 3 × -1 करेंगे तो ये हो जाएगा 13, और ये माइनस माइनस प्लस, +3/2, और ये 16/2 = 8। तो इस प्रकार जब आपने अपने मन से x के मान रखे तो y के मान आपको प्राप्त होते गए। ये तो पहले समीकरण का है। अब हम क्या करते हैं, दूसरा समीकरण भी इसी प्रकार निकालते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, 4x + 3y = 18। यहां से 3y = 18 - 4x, या y = 18 - 4x/3। यहां भी सेम काम करेंगे, x का मान आप अपने आप रखेंगे और y का मान आपको प्राप्त होगा। लेकिन प्रयास कीजिए कि x का वही मान आप रखिए जिसके लिए y पूर्णांक मिले। तो जब आप यहां रखिए तो फिलहाल x = 0 रखिए। जब x = 0 रखेंगे तो 4 × 0 = 0, और 18/3 = 6 आ जाएगा। यानी x बराबर जब आपने 0 रखा, आप ध्यान दीजिए यहां जब आपने x = 0 रखा था 3 × 0 = 0 हुआ था, 13/2 आया था, पूर्णांक नहीं आया था। हालांकि ले सकते हैं लेकिन आपके लिए असुविधाजनक होगी, इसलिए मत लीजिएगा। लेना गलत नहीं है, लेकिन हमारा ये काफ़ी प्रॉब्लम में फंसेंगे हम। तो यहाँ जब आप 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा आपका 18 - 4 × 0/3। देखिए किसी भी संख्या में जब 0 से गुणा होता है तो उसका मान 0 आएगा, और यहाँ 18/3 = 6। इस प्रकार आपने क्या देखा कि जब x = 0 रखा तो y का मान 6 आया। अब x = 1 रखते हैं। जब x = 1 रखेंगे तो 4 × 1 4 आ जाएगा, 18 - 4 = 14। 14 में 3 से जब भाग देंगे तो पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा, तो हम x = 2 रख देते हैं। तो ये कितना होगा, 4 दूनी 8, 18 में से 8 घटाएंगे 10 आएगा, 10 भी 3 से विभाजित नहीं होगा। अब x = 3 रखते हैं। x बराबर जब आप 3 रखते हैं तो आप देखिए यहाँ ध्यान से 18 - 4x, 4x का मतलब 4 × x, अभी आप 3 रख रहे हैं, और ये क्या हो जाएगा 18 - 12/3, और ये आ जाएगा 6/3, ये आ जाएगा 2। तो इस प्रकार आपने 3 रखा तो y का मान 2 आ गया। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा कि x का मान हम कहाँ से ला रहे हैं। x का मान हम अपने आप रख रहे हैं, 1 रख रहे हैं, 2 रख रहे हैं, 3 रख रहे हैं, 4 रख रहे हैं, 5 रख रहे हैं। हम इसी प्रकार देखिए 0 रखा पहले आपने, फिर 1 और 2 रखा तो हमें पूर्णांक नहीं मिला इसलिए उसको छोड़ दिया। फिर x का मान हमने क्या रखा, 3 रखा। अभी x का मान कितना रखते हैं, 4। जब 4 रखेंगे 4 × 4 = 16, 18 में से 16 घटाएंगे 2/3 हटा देंगे, 5 रखिए, 5 × 4 = 20। अब 18 में से 20 जब घटाएंगे तो -2 आएगा, उसको भी हम हटा लेंगे। फिर x बराबर हम 6 रखते हैं। जब x बराबर 6 रखेंगे तो 6 × 4 = 24, तो ये 6 रख दीजिए आप। जैसे ही आप 6 रखते हैं तो ये क्या होगा, यहाँ 6 होगा, और 18 - 24 = -6, और -6 में आप 3 का भाग देंगे तो कितना बार जाएगा, -2। अब हमने आपको बताया था कुछ मान आप प्लस रखिए और कुछ मान आप माइनस, तो प्लस के 3 मान हमने कर लिए। अब हम रखते हैं माइनस। देखिए -1 रखेंगे तो 18, ये माइनस एक बार और माइनस प्लस होगा, 18 + 4 22, 3 से विभाजित नहीं हो रहा है। 2 रखिए तो 18 + 8 26, ये भी नहीं विभाजित हो रहा है। लेकिन जब -3 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए
18 माइनस 4 इंटू माइनस 3/3, ये क्या हो गया 18 12, 18 प्लस 12 30 आ गया, और ये 30/3 ये कैंसिल होके क्या आ गया 10। तो इस प्रकार आपने यहां भी x के मान रखे तो y के कुछ मान प्राप्त हुए। तो अब तक हमने दो समीकरणों को हल किया और x के मान रखें तो आपको y को मान प्राप्त हो गया। अब हम इन समीकरणों से जो हल प्राप्त हुआ है उसकी सहायता से ग्राफ पेपर पर हम एक रेखा खींचते हैं या ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो ये आपका हो गया x अक्ष और दूसरा आपका हो गया y अक्ष। जहां x अक्ष और y अक्ष एक दूसरे को काटते हैं उसे हम क्या कहते हैं मूल बिंदु, और मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं 0 0। अब पहले हम पहली रेखा का ग्राफ प्लॉट करते हैं। तो पहली रेखा में x बराबर 1 तो y बराबर 5। तो x अक्ष पर कितना खाना चलते हैं 1 खाना, और वो भी धनात्मक। तो y का मान कितना आया है 5। तो 1, अब 1 के ऊपर कितना 5, 1 2 3 4 5। तो 1 के ऊपर 1 2 3 4 5, 1 के ऊपर और 5 के सामने, ये आपका पहला बिंदु प्राप्त हो गया जो पहले समीकरण का है। दूसरा क्या है, जब x पर आप 3 खाना जाएंगे तो y पर कितना खाना आना होगा 2 खाना। 1 2 3 और y पर 1 2, ये 3 के ऊपर और 2 के सामने। जब आप 5 पे जाएंगे x पर तो y पर कितना होगा -1, 1 2 3 4 5, और y पर कितना है -1। तो अगर प्लस होता तो ऊपर चलते, माइनस है तो नीचे 1 2 3 4 5, 5 के नीचे और 1 के सामने। अभी एक और है -1। जब -1 करेंगे x अक्ष पर मतलब उल्टा जाएंगे मूल बिंदु के बाईं तरफ, तो y का मान कितना है 8। तो बाईं तरफ एक ये हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8। तो इस प्रकार आपको ये ग्राफ प्लॉट हो गया, यानी ये हो गया पहला ग्राफ। अब हम देखते हैं दूसरा। एक ग्राफ हो गया, दूसरा ये ग्राफ है x बराबर 0 पर y बराबर 6। तो x यानी मूल बिंदु पर और y का मान 6, 1 2 3 4 5 6। अब एक काम करते हैं, एक ग्राफ के लिए आपने तो स्टार लगाया था, अब की बार हम गोला करते हैं। दूसरा है x बराबर 3 तो y बराबर 2। 1 2 3 और y का मान 1 और 2। दूसरा पॉइंट इसका यही है। फिर तीसरा 6 पर ऋण 2, 1 2 3 4 5 6, और 6 पर ऋण 2, 6 के नीचे और 2 के सामने, ये हो गया। तीसरा है ऋण 3 पर 10। ऋण 3 कहाँ आएंगे 1 2 3, और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 के लिए और इधर जाना पड़ेगा, यानी तीसरा बिंदु हो जाएगा आपका ये। अगर हम इन सारे बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखा खींचें तो हमें ये रेखा पड़ रही है। तो आप देखिए यही एक बिंदु है जो कॉमन है। इसका निर्देशांक कितना है x पर 3 और y पर 2। तो इस प्रकार इस समीकरण का जो हल हो गया वो x बराबर 3 और y बराबर 2, यही क्या है आंसर है। तो आप ध्यान दीजिए कि ये जो विधि है दो समीकरणों को हल करने की, हल करने का मतलब होता है कि आपको वह बिंदु ज्ञात करना है जिस पर दोनों रेखाएं एक दूसरे को क्या कर रही हैं, काट रही हैं। जब आप निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो वहां इस टाइप का जो समीकरण होगा, जो रैखिक समीकरण होगा, जब इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे तो वह सदैव एक सरल रेखा या सीधी रेखा ही मिलेगा। अगर ये 2 घात का होगा या 3 घात का होगा तब सरल रेखा नहीं बल्कि
आपको वृत्त, दीर्घवृत्त, ये सारी चीज़ें आप अगली कक्षाओं में पढ़ेंगे। फिलहाल अभी जो है आप इतना जानते रहिए कि अगर एक कोई एक रैखिक समीकरण है, जब उसको आप ग्राफ पेपर पर प्लॉट करने जाएंगे तो वो सदैव एक सरल रेखा प्राप्त होगी। जब आपको दो समीकरण दिया होगा तो दो सरल रेखाएं प्राप्त होंगी, और जहां एक दूसरे को काटेंगी वही इनका कॉमन बिंदु होगा और वही इस समीकरण का हल भी होगा। लेकिन आप ध्यान रखिए कि ये जो विधि है वो हमारे लिए इतनी सुलभ नहीं है, या यूं कहें कि बहुत ही जो है ये पेचीदा मामला है कि ग्राफ खींचने में अगर कहीं थोड़ी सी गलती हो गई तो ये जो 3 और 2 का मान है वो कुछ और प्राप्त होगा। इससे ग्राफ के अलावा एक और तरीका है कि आप जब मान रखते हैं तो आप देखिएगा कि एक मान कॉमन आएगा, जैसे 3-2 और यहाँ 3-2, जो मान कॉमन आता है वही समीकरण का क्या होता है, हल होता है। दो चरों में रैखिक समीकरण युग्म। अगर हम मान लेते हैं कि ax प्लस by प्लस c बराबर 0, ये एक ऐसा समीकरण है जिसमें दो चर हैं और दोनों क्या हैं, इनकी घातें 1-1 हैं, तो ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण हो गया। तो इस समीकरण में x और y चर हैं एवं a b c ये आपकी क्या है, वास्तविक संख्याएं हैं, लेकिन a और b नॉट इक्वल टू 0, यानी a और b ऐसी संख्याएं हैं जो 0 के बराबर नहीं है। अब अगर वास्तविक संख्याएं हैं तो वो धनात्मक भी हो सकती हैं और ऋणात्मक भी हो सकती हैं। अगर ये 0 के बराबर नहीं हैं तो जब हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करेंगे तो ये भी 0 के बराबर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? a प्लस बी 0 के बराबर तो हो सकता है, क्योंकि जैसे a बराबर +5 हो और b बराबर -5 हो तो +5 और -5 इक्वल टू 0। बट जब इनका वर्ग कर देंगे, जैसे a और b में मान लेते हैं एक संख्या ऋणात्मक है, तो जब वर्ग करेंगे तो वो भी धनात्मक हो जाएगा और दो धनात्मक संख्याओं का योग कभी भी 0 के बराबर नहीं होगा। तो हम देख रहे हैं कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, ये दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। अब अगर इस समीकरण के हल की बात करें तो इस समीकरण के हल का मतलब होता है x और y के मानों का ऐसा युग्म जो इस समीकरण को संतुष्ट करता है, अर्थात x और y के वे सारे मान अगर समीकरण में रख दिए जाएं तो दाहिना पक्ष और बायां पक्ष दोनों आपस में बराबर हो। संतुष्ट करने का मतलब ही यही होता है कि अगर x, y या किसी भी चर के वे मान जो समीकरण को संतुष्ट कर दें, अर्थात दोनों पक्ष बराबर हो जाएं, तो हम कहेंगे कि वो उसका हल है या वो समीकरण को संतुष्ट कर रहा है। तो अगर इसके संगत हम दो समीकरण ले लें या एक रैखिक समीकरण युग्म ले लें, यानी a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। जब आपको समीकरण का हल निकालना होता है रैखिक समीकरण का और उसमें दो चर हों, एक चर है तब तो एक समीकरण से निकल जाएगा। जैसे एक समीकरण है 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0, अगर 5x प्लस 8 इज इक्वल टू 0 तो 5x इज इक्वल टू -8 या x इज इक्वल टू -8/5। अगर एक चर है तो उसका हल एक समीकरण से निकल जाएगा, लेकिन अगर किसी भी समीकरण में कम से कम दो चर हैं या दो चर हैं तो उसका हल निकालने के लिए आपको कम से कम दो समीकरण और वो भी अलग अलग समीकरण आपको ज्ञात होने चाहिए। तो हमने क्या देखा कि a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, ये आपके दो समीकरण हैं। हल करने के लिए अभी हमने आपको बताया था ग्राफ विधि, जिसमें बताया था कि आप पहले समीकरण से एक रेखा खींच लीजिए, क्योंकि ये रैखिक समीकरण है तो एक रेखा ही खींचेगी, और दूसरे समीकरण से एक रेखा खींच लीजिए। ये दोनों जहां एक दूसरे को काटते हैं उस बिंदु पर x y का जो मान होगा वही उस समीकरण का क्या होगा,
हल होगा। अब आप ध्यान दीजिए कि जब आपसे पूछा जाएगा कि दो समीकरण रैखिक युग्म दिए रहेंगे, वहां से आपको पूछेगा कि इस समीकरण के कितने हल हैं, एक हल हैं कि दो हल हैं या इसके हल संभव नहीं हैं। तो अभी आप क्या देख रहे हैं कि अगर ये समीकरण से जो रेखा खींची गई है, अगर वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काटते हैं तो उसके कितने हल होंगे, एक हल होंगे। और अगर वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी, यानी दो समीकरण हैं, दो समीकरण से आप दो रेखाएं खींचेंगे तो भाई वो एक दूसरे को एक बिंदु पर काट सकते हैं, काटेंगे। अगर एक बिंदु पर काट रहे हैं तब तो एक ही हल होगा। अगर दोनों रेखाएं समांतर होंगी तब ये समांतर का मतलब ही यही होता है कि वे रेखाएं जो आगे या पीछे बढ़ाने पर एक दूसरे को कहीं प्रतिच्छेदित ना करें, उसी को हम क्या कहते हैं, समांतर रेखा कहते हैं। यानी जब दो समांतर रेखाएं होंगी तो एक दूसरे को नहीं काटेंगी, इसका मतलब उसका कोई हल नहीं होगा। तो पहली कंडीशन, एक बिंदु पर काटेंगी तो उसका एक हल। दूसरी कंडीशन, जब वो दोनों रेखाएं आपस में एक दूसरे के समांतर हों तो वो एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगी तो उसका कोई भी हल नहीं होगा। और तीसरी कंडीशन हो सकती है कि दोनों रेखाएं एक ही मतलब संपाती हों, यानी जहां से पहली रेखा होके जाए उसी पे ही दूसरी रेखा आए, तो ऐसी स्थिति में x y के सारे मान दोनों समीकरणों में क्या होंगे, बराबर होंगे। तो इस परिस्थिति को कहते हैं उनके कितने हल होंगे, अनंत हल। तो यहां हमने तीन कंडीशन देखा। पहला कंडीशन कि एक हल या अद्वितीय हल, एक हल या अद्वितीय हल, अद्वितीय हल। दूसरा क्या देखा, कोई हल नहीं, दूसरा कोई हल नहीं। कोई हल नहीं कब होगा, जब दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और तीसरा अनंत हल। तीसरा क्या, अनंत हल। अनंत हल कब होगा, जब दोनों रेखाएं क्या हो, संपाती हो, यानी दोनों रेखाएं अलग अलग ना हो, एक ही पर हों, तो इसे आप क्या कहेंगे, अनंत हल कहेंगे। अब ये तीनों शर्त कब कब आता है वही आपको रटना है और इसी से ही आपको पूरा सवाल मिल जाएगा। तो पहले समीकरण, इस दो समीकरण आपको दिए होंगे, आपको इस रूप में दिए हैं तो ठीक है, अगर इस रूप में नहीं है तो आप इस रूप में बनाइए। और पहले समीकरण में x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और अचर पद c1। दूसरे समीकरण में x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और अचर पद c2। अगर यहां से पहले आप a1 अपान a2 निकालें और ये b1 अपान b2 निकालें, अगर दोनों आपस में बराबर नहीं हैं तब आप क्या कहेंगे, उस समीकरण के क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। उस समीकरण के क्या होंगे, अद्वितीय हल होंगे। अब देखिए दो शर्त और बच गई। पहला, अगर a1 अपान a2 और b1 अपान b2 कर दीजिए, कोई मतलब ये दोनों आपस में बराबर नहीं हैं, तब तो इसका क्या होगा, अद्वितीय हल होगा। अब दूसरी कंडीशन आती है कि ये दोनों बराबर हों, a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2, तब आप c1 अपान c2 निकालिए, c1 अपान c2। अब जब c1 अपान c2 निकालेंगे तो दो कंडीशन हो सकती है, ये भी इसी के बराबर हो, यानी तीनों आपस में बराबर हो। और दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ये हो सकता है। तो जब a1 अपान a2 बराबर b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान c2 हो तो वो दोनों रेखाएं समांतर होंगी। किन परिस्थितियों में, दोनों रेखाएं समांतर होंगी। और आपको बताया कि जब दो रेखाएं समांतर होंगी तो आपस में एक दूसरे को कहीं नहीं काटेंगे, और जब कहीं नहीं काटेंगी तो उसका कोई हल नहीं होगा। यानी जब आपका ये आ जाए a1 अपान a2 इज इक्वल टू b1 अपान b2 नॉट इक्वल टू c1 अपान
C2, तब क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। और जब A1 अपान A2 इज इक्वल टू B1 अपान B2 इज इक्वल टू C1 अपान C2, तब क्या होगा, अनंत हल होगा। पहली प्रश्नावली के जो सवाल होंगे 3A के, वो सारे इन्हीं तीनों पर आधारित हैं। तो हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। दूसरा एग्जाम्पल, निम्न समीकरण युग्म का हल नहीं है, सिद्ध कीजिए अद्वितीय हल है अथवा अपरिमित रूप से अनेक हल है। तो हमने जो आपको बताया कि करना क्या है कि दो समीकरण दिया रहता है, किस रूप का, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। इस रूप का दिया है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज आप क्या करेंगे कि इस रूप का पहले बनाएंगे। जैसे ये 5x माइनस 8y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 दिया है तो ठीक है। कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो प्लस 1 है इसको बराबर के उस तरफ देता है। अगर ये प्लस 1 बराबर के उस तरफ या कोई भी गिनती बराबर के उस तरफ हो तो पहले उसको पक्षांतर करके बराबर 0 के रूप में बना लीजिए। तो फिर आपका a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0 के रूप का हो गया। तो आप कहेंगे इसकी तुलना a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0 से करने पर, तो आपने पहले तुलना कर दिया तो x का गुणांक a1 और x का गुणांक 5, तो a1 इज इक्वल टू 5, b1 इज इक्वल टू -8 और c1 इज इक्वल टू 1। तो पहले समीकरण की तुलना आपने a1x प्लस b1y प्लस c1 से किया, ठीक। अब फिर इसकी तुलना आप a2x प्लस b2y प्लस c2 से करेंगे, यानी इसकी तुलना किससे करेंगे, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0 से करने पर। जब करेंगे तो आपका a2 बराबर क्या आ जाएगा, यहां देखिए x का गुणांक a2 है और यहां x का गुणांक क्या है, 3। जब b2 की बात करेंगे तो b2 का गुणांक क्या है, -24/5, b2 इज इक्वल टू -24/5 और c2 इज इक्वल टू 3/5। इसमें ऐसे आपका दो समीकरण देगा और पूछेगा कि इस समीकरण के कितने हल हैं, या इसी पे बहुत सारे सवाल आपको प्रैक्टिस करने हैं। तो सबसे पहला काम क्या है, a1 b1 और c1 निकाल लेना, फिर a2 b2 और c2 निकाल लेना। अब यहां क्या करेंगे, पहले a1 अपान a2। जब a1 अपान a2 की बात करेंगे तो a1 कितना है 5 और a2 कितना है 3। a1 अपान a2 निकल गया। फिर आप क्या निकालेंगे, b1 अपान b2। तो b1 का मान -8 और b2 का मान -24/5। देखिए माइनस माइनस क्या होगा, प्लस, दोनों तरफ है। अब ये जो बटे का बटे है ये चला जाएगा ऊपर, यानी ये बराबर होगा 8 × 5 अपान 24, 8 और ये हो जाएगा 3, यानी 5/3। तो आपने क्या देखा कि जितना मान a1 अपान a2 का आया था उतने मान b1 अपान b2 का भी आ गया। अगर ये दोनों मान बराबर नहीं होते, सपोज करिए तब की बात कर रहे हैं, जैसे ये 5/3 आ गया, ये कुछ और आ जाता 5/3 के अलावा, चाहे जो आ जाता, 4 आ जाता, 2 आ जाता, 5, 10 कुछ भी आ जाता, तब आप लिखते a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2। लेकिन ऐसा कब लिखते, जब ये दोनों बराबर नहीं होते, और तब आप लिख देते कि इस समीकरण का अद्वितीय हल है। इस समीकरण का अद्वितीय हल मतलब एक हल है। लेकिन ऐसा तो हुआ नहीं, दोनों बराबर आ गए। जब दोनों बराबर आ गए तब आप c1 अपान c2 निकालिए। तब आप क्या निकालिए, जैसे दोनों बराबर नहीं आते, देखिए पहली शर्त हो जाती a1 अपान a2 नॉट इक्वल टू b1 अपान b2, अतः समीकरण के अद्वितीय हल है। अब जब c1 अपान c2 निकालिएगा तो c1 इज इक्वल टू 1
और C2 इज इक्वल टू 3/5। अब ये 5 जाएगा ऊपर, तो C1/C2 इज इक्वल टू 5/3। क्या आ गया? ये देखिए A1/A2 5/3, B1/B2 5/3 और C1/C2 भी किसके बराबर आ गया? 5/3 के। तो आपका क्या हो गया? A1/A2 बराबर B1/B2 और ये बराबर C1/C2। जब ये इस रूप का है तब आप यहां देखिए A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2। अतः समीकरण के अनंत हल हैं। अतः समीकरण युग्म के या समीकरण युग्म के, चाहे आप अनंत कहिए चाहे अपरिमित, दोनों एक ही है। अनंत या अपरिमित दोनों एक है। अतः समीकरण युग्म के अपरिमित हल हैं। यह आपका दूसरा एग्जाम्पल रहा।